अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.11 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 11 और थीम है सूरे निसा आयत 11। आयत 11 की तफसीर का ये पार्ट 2 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन व इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु व लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। आयत का उर्दू तर्जुमा देखें। अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, मर्द के लिए बराबर 2 औरतों के हिस्से के, अगर हों औरतें 2 से ज्यादा तो उनके लिए 2/3 तरका, और अगर एक हो तो उसके लिए निस्फ़, और माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक के लिए तरके में का 6ठा हिस्सा अगर उनको औलाद हो। फिर अगर उनको औलाद ना हो और माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उनकी माँ का 1/3 हिस्सा। फिर अगर हों उसके कई भाई बहन तो उसकी माँ का 6ठा हिस्सा। वसीयत के बाद जिसकी वसीयत की हो या खर्च की अदायगी के बाद तुम्हारे बाप या तुम्हारे बेटे, तुमको नहीं मालूम उनमें से कौन नजदीक तर है तुम्हारे लिए नफा पहुंचाने में, हिस्सा मुकर्रर किया हुआ अल्लाह की तरफ से, यानी तमाम हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। बेशक अल्लाह है इल्म वाला, हिकमत वाला। तफसीर आयत देखें। कुरान और हदीस में कानून मिरास को खासी अहमियत दी गई है। इस इल्म को निस्फ़ इल्म कहा गया है और इसका हासिल करना फर्ज किफाया करार दिया गया है, यानी फर्ज किफाया से मुराद ऐसा इल्म है कि अगर मुसलमानों की कोई बस्ती हो तो कम से कम एक फर्द उसमें इस इल्म को जानने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मिरास हासिल करो और उसको दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और इल्म उठा लिया जाएगा, यानी दीन का इल्म उठा लिया जाएगा। यहाँ तक कि 2 आदमी मीरास के सिलसिले में आपस में झगड़ेंगे लेकिन कोई फैसला करने वाला न पाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, जो शख्स अल्लाह के क़वानीन की इत्तिबा करेगा वो फलाह पाएगा और जो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा वो जहन्नुम में दाखिल होगा। कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मीरास के जो क़वानीन समझाए गए हैं उसकी इत्तिबा करें ताकि हम फलाह पाएं, और जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है वो जहन्नुम में दाखिल होगा। लिहाजा इस इल्म का सीखना, सिखाना और इस पर अमल करना उम्मत मुस्लिमा के लिए शदीद जरूरी है। तरके की तकसीम चंद अहम जिम्मेदारियों की तकमील के बाद होती है, यानी कुछ बेसिक ड्यूटीज हैं घर वालों के ऊपर जिस घर में इंतकाल होता है। सबसे पहले तजहीज व तकफीन। सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी मैयत की तजहीज व तकफीन है। इसके अखराजात करीबी रिश्तेदारों को अदा करना चाहिए अगर वो मुतमव्विल हो, वरना मैयत के तरके में से अखराजात पूरे किए जाएं। यानी अगर फैमिली मेंबर्स वेल ऑफ हों तो मैयत का कफन दफन उनकी जिम्मेदारी होगी, वरना मैयत के तरके में से अखराजात लिए जा सकते हैं। उसके बाद मैयत के खर्च की अदायगी जरूरी है। मैयत पर जो खर्च अल्लाह के बंदों का हो वो पहले अदा होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह का खर्च जैसे ज़कात, नजर वगैरह। एक हदीस है, डेट शुड बी पेड बिफोर द लीगासी सेटिस्फाइड, यानी मैयत की वसीयत पूरी करने से पहले उसके खर्चों को अदा किया जाए। जायज वसीयत की तकमील, यानी खर्च अदा करने के बाद ये देखे कि क्या मैयत ने कोई वसीयत की है, अगर वो जायज है तो उसकी तकमील करना भी जरूरी है। मैयत ने अगर कोई जायज वसीयत की हो तो उसको पूरा करना चाहिए। वसीयत सिर्फ गैर वारिसीन के नाम पर हो, 1/3 माल से ज्यादा न हो और सिर्फ जायज काम के लिए हो। यानी यहाँ पर 3 शराइत बताए जा रहे हैं वसीयत के। अव्वल तो वो सिर्फ जायज काम के लिए हो, और दूसरा गैर वारिसीन के नाम पर हो, वारिस के नाम पर वसीयत नहीं की जा सकती, और तीसरी शर्त यह है कि 1/3 तरके के माल से ज्यादा वसीयत न हो। वसीयत पूरी करने के बाद बकिया माल की वारिसों में तकसीम की जाए। यहाँ पर कुछ अहादीस देखें। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया कि कबीले जहीना एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरी वालिदा ने हज की मन्नत मानी थी लेकिन वो हज ना कर सकी और उनका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उनकी तरफ से तू हज कर। क्या तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो तुम उसे अदा न करती? अल्लाह ताला का कर्जा तो उसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उसे पूरा किया जाए, बस अल्लाह ताला का कर्ज अदा करना बहुत जरूरी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैं मोमिनों का खुद उनसे ज्यादा हकदार हूँ, बस उनमें से कोई कर्जदार मरेगा और अदायगी के लिए कुछ न छोड़ेगा तो हम पर उसकी अदायगी की जिम्मेदारी है, और जिसने कोई माल छोड़ा होगा वो उसके वारिसों का हिस्सा है। यानी पहले मैयत का कर्जा अदा किया जाए, कर्जा अदा करने के बाद जो माल बाकी बचेगा उस पर वारिसों का हक होगा। सूरह निसा आयत 11 में मीरास के सिलसिले में बहुत तफसील आई है। इसको समझने के लिए हमने इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया है। यहाँ देखें, मरहूम है, ये मर्द भी हो सकता है या औरत भी हो सकती है। इसके माँ बाप बताए गए हैं। केस 1 यानी ऐसा केस जिसमें मरहूम को औलाद है, और फिर ये फर्दर क्लासीफाई होता है कि क्या औलाद में कम से कम एक बेटा है या नहीं, यानी कोई नरीना औलाद है या नहीं। अगर है तो इसके उसूल अलग होते हैं। अगर औलाद में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो इनके उसूल अलग होते हैं। यहाँ ये देखा जाएगा कि क्या बेटी सिर्फ एक है या दो से ज्यादा हैं, तो इनके उसूल अलग है। और जो दूसरा केस है, इसमें मरहूम को कोई औलाद नहीं है, फिर इसमें फर्दर 2 केसेस होते हैं, यानी मरहूम को औलाद भी नहीं है और एक से ज्यादा भाई बहन भी नहीं है, तो मीरास की तकसीम अलग होती है। अलबत्ता अगर औलाद नहीं है लेकिन एक से ज्यादा मरहूम के भाई बहन हैं, तो तरके की तकसीम अलग होती है। तो हम एक के बाद एक तमाम केसेस और सब केसेस को डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखते हैं केस 1, यानी मरहूम को औलाद है। इसको हमने मजीद तकसीम किया है। जहाँ नरीना औलाद है उसको हमने केस 1A कहा, जहाँ सिर्फ बेटियां हैं और एक बेटी को हमने केस 1B कहा, और 2 या 2 से ज्यादा बेटियों को हमने केस 1C कहा। तो अब यहाँ हम फोकस करते हैं केस 1A। The father and mother become sharers and are entitled to get 1/6 share each. When the deceased, that is man or woman, leaves any son or paternal grandson or paternal great grandson and so on, residue shall be given to sons and daughters in 2:1 ratio. यानी केस 1A में हमने देखा कि कम से कम एक बेटा जरूर है। ऐसी सिचुएशन में माँ का हक भी छठा हिस्सा होता है और बाप का हक भी छठा हिस्सा होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कम से कम एक नरीना औलाद हो, इससे मुराद ये है कि कम से कम एक बेटा हो, बेटा ना हो तो कम से कम एक पोता या परपोता जरूर हो। और ऐसी सिचुएशन में माँ बाप का हिस्सा तकसीम करने के बाद जो बाकी माल बचा है, जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं, वो औलाद के बीच तकसीम हो जाएगा इस तरह से कि बेटे का हक बेटी का दुगना होगा। यहाँ देखें सिनारियो में कि यहाँ पर मैयत है, ये माँ है और ये बाप है, दोनों भी शेयरर्स कहलाते हैं। उर्दू में जिलफर्स, अगर प्लूरल हो तो जवील फरूस कहलाते हैं। तो ये इंग्लिश में शेयरर्स कहलाएंगे। बाप का हिस्सा होगा 1/6, माँ का हिस्सा होगा 1/6, चूंकि औलाद में कम से कम एक बेटा जरूर है। तो बाकी का जो माल बचेगा वो इन बच्चों में तकसीम किया जाएगा इस तरह से कि हर बेटे को बेटी का दुगना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर एक मिसाल देखें, एग्जाम्पल 1। इफ अ वुमन लीव्स पेरेंट्स, अ सन एंड अ डॉटर बिहाइंड, हाउ हर एसेट्स वर्थ 1 लाख रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी किसी खातून का इंतकाल होता है और उनके पीछे उनके माँ और बाप होते हैं और कुछ औलाद, यानी एक बेटा और एक बेटी। अगर खातून का तरका 1 लाख है तो किस तरह से तकसीम होगी। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि कम से कम अगर एक बेटा हो मरहूम का या मरहुमा का, तो माँ का हिस्सा भी छठा होता है और बाप का हिस्सा भी छठा होता है, और बाकी माल औलाद को जाएगा एज रेसिड्यू। तो औलाद में उसकी तकसीम होगी 2:1 रेशियो में, यानी बेटे का हिस्सा बेटी का दुगना होगा। यहाँ देखें, when a deceased leaves at least one son, then the father and mother are sharers whose shares are estimated as, यानी चूंकि कम से कम एक बेटा जरूर है इस फैमिली में, लिहाजा बाप का हिस्सा छठा होता है 1 लाख का। वो होगा 1/6 into 1 लाख, that comes to 16,667। इस तरह माँ का हिस्सा भी छठा होता है जुमला 1 लाख में, तो वो भी होगा 16,666। Assuming the residue for children as x, यानी जो बाकी माल है हम उसको x तस्वुर करते हुए देखेंगे, 1/6 plus 1/6 plus x is 1 लाख। तो इससे हमको x कंप्यूट होगा 66,667। तो इतना अमाउंट है जो औलाद में तकसीम होना है। चूंकि एक बेटा है और एक बेटी है, तो हम ये करते हैं कि बेटी का एक हिस्सा और बेटे के 2 हिस्से बनाते हैं, यानी इसमें 3 हिस्से होना चाहिए। इसको 3 से अगर तकसीम करते हैं हम तो 22,222 आता है। तो बेटी को इतना मिल जाएगा और बेटे को इसका दुगना मिल जाएगा। अब देखते हैं केस 1B एंड 1C, यानी सिर्फ बेटियों वाला केस जिसमें कोई नरीना औलाद नहीं है। इसमें फिर मजीद 2 केसेस होंगे। एक बेटी के केस को हम केस 1B कहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा बेटियों को हम केस 1C कहेंगे। दोनों केसेस सिमिलर होते हैं, इसलिए हम बैक वक्त उनको कवर कर रहे हैं। मदर गेट्स 1/6 एंड फादर एज अ शेयर गेट्स 1/6 एंड देन एज रेसिडियरी, यानी अगर सिर्फ बेटियां हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, माँ का हिस्सा 1/6 होता है, बाप का हिस्सा एज शेयरर 1/6 होता है, यानी जिलफर्स की हैसियत से तो 1/6 होता है,
लेकिन असबा यानी रेसिडियरी के हैसियत से बचा कुचा माल, बाकी माल रेसिडियो भी बाप को ही मिलता है, बशर्ते के मरहूम या मरहूमा ने एक या एक से ज्यादा बेटियां छोड़ी हों, या बेटियां ना हो तो पोतियां हो या पड़पोतियां हो, एंड सो ऑन। बट डिसीज डज नॉट लीव एनी सन और पैटर्नल ग्रैंडसन, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडसन एंड सो ऑन। यानी ये शर्त है कि मरहूम या मरहूमा को कोई बेटा नहीं, बेटा ना हो तो पोता या पड़पोता भी नहीं है। तो ऐसे केस में द फादर विल इनिशियली इनहेरिट 1/6 शेयर एज अ शेयरर एंड देन इनहेरिट रेसिड्यू एज अ रेसिडियरी आफ्टर अदर हेयर्स आर गिवन देयर शेयर्स। यानी पहले बाप को छठा हिस्सा दे दिया जाएगा और फिर आखिर में रेसिड्यू भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखें फिगर में, यहाँ पर मैयत है, अगर मैयत को एक ही बेटी है तो आधा तरका दे दिया जाएगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 तरका इनको दे दिया जाएगा। और माँ का हिस्सा भी 1/6 होगा, फिक्स है, और बाप का हिस्सा पहले 1/6 होगा और फिर सारी तकसीम के बाद जो माल बचा होगा वो रेसिड्यू भी बाप ही को जाएगा। यहाँ पर एक मिसाल देखें, Zaid leaves a daughter, a wife, mother and father. Explain the distribution of his assets. यानी तस्वीर में देखें, जैद है जो मरहूम है, इसकी मैयत यहाँ पर नजर आ रही है, इसकी एक बीवी है और एक बेटी है, बाप है और माँ है। क्योंकि एक बेटी है तो बेटी का हक पहले आधा तरका दे देना पड़ेगा, और चूंकि मैयत को औलाद है लिहाजा बीवी का हक 1/8 होता है, ये आगे की आयत में हम देखेंगे। बहरहाल बेटी होने के सबब माँ का हिस्सा छठा होगा, बाप का हिस्सा एज शेयरर छठा होगा। तमाम तकसीम होने के बाद जो बाकी माल बचेगा वो भी बाप ही के हिस्से में आएगा। यहाँ देखें, बाप शेयरर की हैसियत से 1/6 पाएगा, माँ शेयरर की हैसियत से 1/6 पाएगी, बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा चूंकि एक ही है, और मरहूम को औलाद होने के सबब बीवी का हिस्सा 1/8 होता है, और जो बाकी माल बचा है रेसिड्यू वो बाप का होता है जो 4.17% ऑफ टोटल एसेट्स है। इसका यहाँ पर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एज द डॉटर इज अलोन शी इज अ शेयरर एंड गेट्स हाफ। चूंकि बेटी एक ही है वो शेयरर कहलाएगी और उसको आधा तरका मिलेगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डॉटर द वाइफ गेट्स 1/8 एंड मदर गेट्स 1/6। क्योंकि मरहूम को एक बेटी है लिहाजा बीवी का हक 1/8 होगा और माँ का हक 1/6 होगा। The father as sharer gets 1/6। बाप को पहले शेयरर की हैसियत से 1/6 मिलेगा एंड एज रेसिडियरी गेट्स द रेसिड्यू, और फिर दूसरे फेज में रेसिडियरी की हैसियत से उसको रेसिड्यू भी मिल जाएगा, यानी रिमेनिंग अमाउंट। एज्यूमिंग रेसिड्यू एज x, देन हाफ प्लस 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस x इज इक्वल टू 1। यानी हाफ तो बेटी का हक हो गया, 1/8 बीवी का, 1/6 माँ का और 1/6 एज शेयरर बाप का। जो रेसिड्यू है वो x है। टोटल यूनिटी हम लिखते हैं तो x होगा 4.17% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखें, शरीफ एक्सपायर्स एंड लीव्स 4 daughters and the father behind. What is the share of father and of each daughter in his assets worth ₹1 lakh? यहाँ पर शरीफ का इंतकाल हो गया है, इसकी 4 बेटियां हैं और बाप है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अगर शरीफ का बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए है तो हर बेटी को कितना मिलेगा। यहाँ देखें पहले पाई डायग्राम, चूंकि सिर्फ बेटियां हैं तो बाप का हक 1/6 होगा एज शेयरर। 4 बेटियां, चूंकि ये तादाद 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, लिहाजा बेटियों का हिस्सा होगा 2/3, और जो रिमेनिंग अमाउंट है रेसिड्यू वो भी बाप ही को जाएगा। यानी रेसिड्यू 16.67% ऑफ टोटल एसेट्स है तो ये बाप को दिया जाएगा। तो बाप एज शेयरर भी हिस्सा पाएगा, एज रेसिड्यूरी भी हिस्सा पाएगा अगर मरहूम को सिर्फ बेटी या बेटियां हों। इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखें, सिंस देयर इज नो सन एंड देयर आर 4 daughters, they get 2/3 of 1 lakh rupees, that is 2/3 of 1 lakh comes to 66,666, यानी 4 बच्चों को इतना अमाउंट मिलेगा। दिस 2/3 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 daughters इक्वली। अब इस अमाउंट को 4 से तकसीम करना होगा, तब जो अमाउंट आएगा वो एक बेटी का हिस्सा होगा, दैट इज 16,667। चूंकि बाप का हक 1/6 होता है एज शेयरर और फिर रेसिड्यू भी होता है, लिहाजा 2/3 पोर्शन ऑफ डॉटर्स 1/6 ऑफ फादर प्लस रेसिड्यू विल बी इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पर मालूम होता है कि रेसिड्यू 16,667 है जो कि फादर को जाएगा अदर देन 1/6 शेयर। अब फोकस करते हैं केस 2 पर। मरहूम यहाँ पर बताया गया है जिसके माँ बाप हैं, मरहूम को औलाद नहीं है, तो इसको फिर हम फर्दर 2 सब केसेस में डिवाइड करेंगे। औलाद तो नहीं है लेकिन ये देखना होगा कि क्या एक से ज्यादा भाई बहन है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको केस 2A बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा भाई बहन हैं तो हम इसको केस 2B बोलते हैं। देखिए, the father becomes residuary when the deceased man or woman does not leave any child, paternal grandson, great grandson और paternal granddaughter है, बेटी है, पोता पड़पोता वगैरह है,
यहाँ तक के पोती पड़पोती वगैरह ये तमाम के तमाम औलाद ही में शुमार होते हैं। जब हम बात औलाद की करते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। इन दिस केस द फादर इज एंटाइटल्ड टू एक्वायर द रेसिडुअल आफ्टर अदर हेयर्स आर गिवन देयर शेयर्स। ऐसे केस में तमाम शेयर्स के शेयर्स देने के बाद जो रेसिड्यू होगा, जो बाकी माल बचेगा, वो फादर का होगा। माँ का जो हक है वो समझने के लिए हमको ये दो केसेस को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा। मदर गेट्स 1/3 इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी सरे से कोई औलाद ही नहीं है मैयत को तो 1/3 हिस्सा मिलेगा, बशर्ते के मरहूम को एक से ज्यादा भाई बहन ना हो। अगर मैयत को औलाद नहीं है लेकिन भाई बहन एक से ज्यादा हो तो माँ का शेयर घट के 1/6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर पिक्चराइज किया गया है एक्सप्लेनेशन को। मरहूम में कोई औलाद नहीं है, ना ही भाई बहन एक से ज्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन में माँ का हक होगा 1/3। यहाँ देखें दूसरा केस यानी केस 2B, मरहूम है, औलाद हो मरहूम को या ना हो, लेकिन भाई बहन अगर एक से ज्यादा हैं तो फिर माँ का हिस्सा छिटा हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखें इस सिलसिले में। आरिफ लिव्स द मदर, the father, a wife and 2 brothers. Explain the distribution of his assets. यहाँ देखें मैयत है आरिफ की। आरिफ का इंतकाल होता है तो उसकी माँ और उसका बाप और उसकी बीवी और 2 भाई होते हैं। क्योंकि मरहूम को औलाद तो नहीं लेकिन 2 भाई हैं, लिहाजा माँ का हिस्सा घटकर 1/6 हो जाएगा और बीवी का हिस्सा चूंकि औलाद नहीं है तो 1/4 होगा और जो रेसिड्यू है वो बाप के हिस्से में आ जाएगा। यहाँ बताया गया माँ का हिस्सा 1/6 चूंकि मरहूम को एक से ज्यादा भाई बहन है, बीवी का हिस्सा 1/4 चूंकि मैयत को औलाद नहीं है, तो रेसिड्यू जो है बाकी बचा माल वो बाप का हिस्सा होगा, बाप के हक में जाएगा। इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखें। फादर एंड ब्रदर्स आर रेसिडियरीज बट इन द प्रेजेंस ऑफ फादर ब्रदर्स गेट एक्सक्लूडेड। भाइयों की मौजूदगी से माँ का हिस्सा कम जरूर हो रहा है लेकिन भाइयों को कोई मिरास नहीं मिलेगी क्योंकि मरहूम का बाप जिंदा है। Though there is no child for the mother to receive 1/3, but due to the presence of 2 brothers, mother's share will be reduced to 1/6. क्योंकि मरहूम के 2 भाई मौजूद हैं, लिहाजा माँ का हिस्सा 1/3 से घटकर 1/6 हो गया। Because of the absence of children, wife gets 1/4। चूंकि मरहूम को औलाद नहीं लिहाजा बीवी का हिस्सा 1/4 होता है। The father gets residue as the residuary, यानी जितना माल बचेगा वो सब का सब बाप के हिस्से में जाएगा। Assuming residue as X, then 1/6 of mother, 1/4 of wife plus 1/6 of father as a sharer plus residue is equals to 1. So residue comes to 41.67%। यानी यहाँ पर रेसिड्यू को अलग बताया गया है जो फादर के हक में जाएगा और फादर का शेयर 1/6 बताया गया जो फादर के हक में जाएगा। समरी देखें इन तमाम केसेस की। फादर के 3 केसेस हैं। जब मरहूम ने अपने पीछे बेटा छोड़ा है या पोता या पड़पोता वगैरह तो बाप की हैसियत शेरर की होती है, जिलफर्ज की शेयर होता है 1/6। अगर मरहूम ने कोई बेटा पोता पड़पोता नहीं छोड़ा है लेकिन बेटी या पड़पोती वगैरह छोड़ा है तो बाप की हैसियत पहले शेरर की होती है और फिर रेसिडियरी की। शेरर की हैसियत से वो 1/6 पाएगा और फिर रेसिड्यू यानी बाकी माल भी वही पाएगा। फादर डिसीज्ड हैज नो चाइल्ड, सन और डॉटर और पैटर्नल ग्रैंड चाइल्ड, यानी मरहूम को सरे से औलाद ही नहीं है तो बाप की हैसियत रेसिडियरी की होती है, मुकम्मल रेसिड्यू वो हासिल कर लेगा। मदर के 4 केसेस बताए गए हैं। डिसीज हैज नो चाइल्ड एंड नॉट मोर देन 1 ब्रदर और सिस्टर। अगर मरहूम को कोई औलाद नहीं, ना ही एक से ज्यादा भाई बहन है तो शेरर की हैसियत से 1/3 माँ पाएगी। अगर मरहूम को कोई औलाद है या मरहूम के एक से ज्यादा भाई बहन है तो माँ शेरर की हैसियत से 1/6 हिस्सा पाएगी। इन 2 केसेस के अलावा ये स्पेशल 2 केसेस हैं जो हजरत उमर के दौर में एक्सप्लोर हुए हैं। अगर मरहूम के बाप हैं, माँ है और बीवी भी है, इनके अलावा कोई नहीं है तो माँ शेरर की हैसियत से 1/3 into 3/4 ऑफ टोटल एसेट पाती है, दैट इज 1/4। यानी पहले बीवी का हिस्सा निकाल दिया जाता है, बाकी के माल में से माँ का हक 1/3 दिया जाता है। इसी तरह एक और मिलता जुलता केस है जो हजरत उमर के दौर में एक्सप्लोर हुआ है। डिसीज्ड हैज लेफ्ट फादर, मदर, हस्बैंड एंड नो वन एल्स। तो यहाँ पर भी पहले हस्बैंड का हाफ पार्ट दे देने के बाद जो रिमेनिंग हाफ है उसको माँ के शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो माँ को देते हैं। ये 2 स्पेशल केसेस है मदर के। डॉटर के 3 केसेस हैं। When there is only 1 daughter and no son, daughter is a sharer, यानी एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं मरहूम को तो बेटी का हिस्सा आधा होगा तरके में। इस तरह से अगर बेटियां 2 हों या 2 से ज्यादा हों तो उनका हिस्सा, उस पूरी टीम का हिस्सा तरके का 2/3 माल होगा। अगर बेटियां बेटों के साथ हों तो शेयर्स के शेयर तकसीम होने के बाद जो बाकी माल है उसमें हिस्सा पाएंगी इस तरह से कि रेशियो 2:1 है, यानी बेटे का आधा बेटी को मिलेगा।
अहम नुकात देखें इस तफसीर के। आदमी औरत के इंतकाल के बाद उसकी मिल्कियत तरका कहलाती है। तरके की तकसीम से पहले मैयत की तजहीज व तकफीन करें, उसका खर्च अदा करें और उसकी वसीयत को पूरा करें। वसीयत सिर्फ गैर वारिस के नाम पर ही की जा सकती है और वसीयत कुल माल का 1/3 से ज्यादा न हो। मीरास की तकसीम के वक्त ये देखें कि क्या उसको नरीना औलाद है। अगर है तो ज़वील फुरूज में हिस्सों की तकसीम के बाद बाकी माल इस तरह से तकसीम हो के लड़के को लड़की का दुगना मिले। अगर मैयत को एक लड़की हो तो तरके का आधा, अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 उनमें बराबर बराबर तकसीम हो। माँ का हक छठा होगा अगर मैयत को कोई औलाद हो या एक से ज्यादा भाई बहन हो, वरना 1/3। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।